चलो जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब प्लीज़ बातें नहीं, देखो इधर देखो ध्यान से, बातें करने के लिए नहीं बैठा है। हाँ, हेलो, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई। ये चैप्टर 5 नंबर का लिख लो, 5 नंबर का पेपर में आना है, हमें 5 के 5 लाने। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर मैं बात करूं तो हमने कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 88 इसकी डेफिनेशन दी हुई है स्वेट इक्विटी शेयर की, और जो इसका सेक्शन है वो 54। यस और नो? ऐसा है मॉड्यूल में कुछ? तो ये देखो, सबसे पहले सेक्शन आ गया, सेक्शन 2 क्लॉज 88 क्या है? यहाँ पे डिफाइन है स्वेट इक्विटी शेयर्स को, यहाँ पे क्या किया गया है? डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद सेक्शन आ जाएगा 54, कहाँ दिया है? सेक्शन 54 इसी के नीचे ये रहा 54। तो लिखो, सेंटर में हेडिंग डालो स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेंटर में हेडिंग डालो सेबी एक डेढ़ घंटे बाद बताना, देखना तुम्हें रियलाइज होगा तुमने क्या सीखा आज। कितने बच्चों को कंपनीज एक्ट का प्रोविजन क्लियर है स्वेट इक्विटी शेयर्स का? हाँ, मतलब प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट में है। आज देखना 2002 वह वो डाल ली हेडिंग। 3 पार्ट में बेटा इसे डिवाइड कर लो। एक हो गया सेक्शन 2 क्लॉज कौन सा? 88, और एक हो गया सेक्शन 54। ये दोनों किसके हैं? कंपनीज एक्ट 2013। इसके साथ लिखना रेड विथ रूल 8। इसके साथ क्या है? रूल 8 भी है। अगर आपको अपना कंपनी लॉ का मॉड्यूल, कंपनी लॉ का, तो कंपनी लॉ का जो मॉड्यूल है उसका पेज नंबर, नए वाले का पेज नंबर मैं बताऊं तो पेज नंबर 78 पे दिया है। मैं कंपनी लॉ नहीं पढ़ा रहा आपको, मतलब वो रेफरेंस में है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो ये ICSI का मॉड्यूल है, जाके ये देख सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं ना सिक्योरिटी लॉ में, चेक करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूल कौन सा बोला है मैंने? 8। और रूल का नाम क्या है? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। पता नहीं रूल्स का नाम कैसे बनता है? जिस भी चैप्टर का होगा उस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाता है। जैसे कि ये टॉपिक कहाँ पे कवर है, मतलब कि ये जो सेक्शन है ये इस चैप्टर में कवर है, शेयर कैपिटल और डिवेंचर। तो आगे बस वो कंपनीज लग जाएगा। असली में ICSI एक अजम्पशन लेके चलता है कि बच्चा मॉड्यूल 2 दे रहा है तो उसने मॉड्यूल 1 का कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, तो इसलिए कई चीज़ें वो काट देता है, पर उसका कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपको बताया सिक्योरिटी लॉ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स में लिख लो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और अगर थ्योरी आई तो 5 नंबर की आएगी, प्रैक्टिकल आएगा तो 5 नंबर का आएगा। अगर आप देखना चाहोगे तो लास्ट टाइम भी तो पेपर हुआ था, मैं इसलिए तो बेटा दिखा रहा हूँ ना। इंस्टीट्यूट देखो कितना स्मार्ट है, तो हमें भी क्या बनना पड़ता है?
स्मार्ट। मैं पढ़ाने के बाद दिखाऊं, ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूं, फिर हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखें, हमें सारे आते होंगे, अलग ही मज़ा आएगा। फिर मज़ा तो तभी है ना जब मैं पढ़ाऊं और एग्ज़ाम में आया हो और सारा आता हो आपको। और ये पक्का पक्का वाला चैप्टर है, मतलब 100% करके जाना है, छोड़ना नहीं है इस चैप्टर को। तीसरा देखो जी क्या है, तीसरी कहानी क्या है। तीसरी कहानी है हमारी लिस्टेड कंपनी के लिए। ये सब कुछ किसके लिए है? ये है जी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। अब किसकी बारी आ गई? लिस्टेड की बारी आ गई। लिस्टेड कंपनी में क्या एप्लीकेबल होगा? अब देखो, लिस्टेड कंपनी में कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा 2013, और प्लस क्या लगेगा बताओ? रूल लगेंगे, है ना भाई, 2014 वाले। ये नहीं है कि आपको कंपनीज एक्ट कंप्लायंस नहीं करना है, तो 2014 के रूल्स भी आ गए, और सेबी स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2002। क्या प्री कंडीशन हो गई कि कंपनीज एक्ट और रूल पता होना चाहिए? गुड, 7वें आसमान में पहुंच गई है। ये पता नहीं कब पहुंचेगी भाई। चलें आगे, करें चैप्टर स्टार्ट। एक चीज़ होती है स्टार्ट करने से पहले पता होना, भाई घर बनाना है तो पूरा मैप तैयार होना चाहिए, मज़ा आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त। चलो, सबसे पहले यहाँ पे आ गया डेफिनेशन आ गई। तो ये रही जी स्वेट इक्विटी शेयर की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमें कंपनी एक्ट ही तो पढ़ना पड़ेगा, फिर हम आएंगे इसमें। डायरेक्टली उसमें आ नहीं सकते। मैं ये बोल दूं तुम्हें सारा आता हो, वो चीज़ गलत हो जाएगी। मैं पढ़ाऊँ ही ना, हाँ भाई कंपनी एक्ट ये भी हो गया और मेरे को बस ये बताना है, ख़त्म नहीं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स, क्या बोला? स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, नंबर 1 डायरेक्टर, नंबर 2 एम्प्लॉयज़। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, यहाँ तो खतरनाक काम हो गया था। बस सही टाइम पे आपने एंट्री की है, मैं वेरी गुड। हेडिंग डालो बेटा। चलो हेडिंग बाद में डालना, पहले सांस ले लो और सुन लो बस। हम नया चैप्टर बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2002। डिफाइन कहां पे स्वेट इक्विटी शेयर? सेक्शन 2 क्लॉज 88, और इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 54 में दिया हुआ है। अब हमें तो क्या करना है भाई, सिक्योरिटी लॉ का पेपर है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? कंपनीज एक्ट और उसका रूल आना चाहिए। साथ में जो रेगुलेशन है हमारे सिलेबस में, स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2002, वो भी सीखनी है। तो चलो एक बार देखते हैं कि हमें कंपनीज एक्ट थोड़ा बहुत याद है या नहीं है, और थोड़ा बहुत रेगुलेशन का भी पता है या नहीं है। और उसके बाद लास्ट में एक गुड न्यूज़, क्या? अभी तक जितने पेपर हुए हैं मैं उनके स्वेट इक्विटी शेयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, और आपको ये दिखाऊंगा कि जो मैंने पढ़ा है वो सारा एग्जाम में आया। खत्म कहानी। 5 नंबर का चैप्टर, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अब आपको कि सर 5 की थ्योरी आएगी या प्रैक्टिकल आएगा? भाई थ्योरी आ गई तो प्रैक्टिकल नहीं आएगा, प्रैक्टिकल आ गया तो थ्योरी नहीं आएगी। सर मॉड्यूल में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है भाई, अभी तुझे पास्ट पेपर दिखाएंगे, तू कहेगा सर ये प्रैक्टिकल कहाँ से दे दिया। वो मान के चलते हैं कंपनी लॉ पढ़ के आया है, मान के क्यों चलते हैं? वो उन्होंने बोला ना यहाँ पे कि ये रेगुलेशन किसके ऊपर लगती है? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। तो लिस्टेड कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी क्या कंप्लाइंस करेगा? कंपनीज एक्ट भी करेगा, रूल भी करेगा और इसको भी करेगा। तो इसके लिए पेज छोड़ दो, आगे देखो अब क्या कहानी है, आगे लिखो। तो डिफाइन कहां पे है?
सेक्शन 2 क्लॉज 88 में डिफाइन है। क्या डिफाइन है स्वेट इक्विटी शेयर्स? देखो क्या लिखा है, कहता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। मैं क्या बोलता हूं इनको प्यार से? खून पसीने के शेयर्स। मैं इसे प्यार से खून पसीने के शेयर बोलता हूं, क्योंकि भाई यहां पसीना बहा रहा है। कौन बहा रहा है पसीना? शेयर होल्डर नहीं, एम्प्लॉय और डायरेक्टर। और उनको कंपनी क्या दे रही है? इक्विटी शेयर। शेयर नहीं बेटा, इक्विटी शेयर्स दे रही है। डिफरेंस होता है, कंपनी लॉ पढ़ा होगा, लड़ाई हो जाएगी यहां तो यहां पे बता दिया जी स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स में लिखा है ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स क्या? इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब ही क्या है? इक्विटी शेयर है। जो क्या कर रही है? इशूड बाय, हाँ जी, कंपनी इशू कर रही है। किसको कर रही है बताओ? पहला वर्ड कौन है? वेरी गुड, पहले बोला उन्होंने डायरेक्टर। कहाँ गया मेरे पास मॉड्यूल? तो सबसे पहले कर रही है डायरेक्टर को, डायरेक्टर्स भाई, डायरेक्टर्स को कर रही है। उसके बाद किसको कर रही है? एम्प्लॉयज को कर रही है। एम्प्लॉयज को कर रही है, तो डायरेक्टर को कर रही है, एम्प्लॉयज को कर रही है। और ये जो हो रहा है डायरेक्टर और एम्प्लॉय को, इशूड एट अ डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में कर रही है भाई। और बीच में आ गया और, फॉर कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन में क्या बोल दिया? अदर देन कैश, अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या? कि भाई काइंड नहीं है यहां पे। या तो क्या करेंगे बताओ? डिस्काउंट बोल के दे देंगे कि भाई हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और 8 रुपये का डिस्काउंट है, तुम्हें 2 रुपये क्या पे करनी है? कैश पे करनी है। असली में स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर को? क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि एक एम्प्लॉय है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अभी डिटेल में आऊंगा कि इन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से इन्हें स्वेट इक्विटी शेयर दिया जा रहा है। अभी तो बस मैं मीनिंग में आ रहा हूं कि किसको मिलेगा, फिर मैं ये आऊंगा क्या करने से मिलेगा। अभी एक केवल जिस्ट दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमने एक नो हाउ बनाया है या हमने आईपीआर बनाया है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ भी हमने बनाया है। आ गई बात समझ में? और उस वजह से आपको क्या दिए जा रहे हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। पर किस में दिए जा रहे हैं? कैश में। किस पे इशू कर रहे हैं? डिस्काउंट पे। 8 रुपये का डिस्काउंट है, फेस वैल्यू 10 रुपये की। क्या काइंड में दे सकते हैं? नहीं। मतलब समझे क्या? कि काइंड समझते हो ना क्या होता है? कि हमने जाके कंपनी की एसेट खरीद ली, हमने जाके 50 लाख की एसेट खरीद ली और उस कंपनी ने हम अपने 50 लाख के शेयर दे दिए, उसे काइंड बोलते हैं। समझे? हमने 50 लाख की कंपनी की क्या की? एसेट खरीदी, ओ सॉरी एसेट बेची कंपनी को 50 लाख की, और उसने हमें क्या कर दिया? 50 लाख के शेयर्स दे दिए, तो उसे काइंड बोलेंगे ना। और कैश क्या होती है वो आपको पता ही है। कैश क्या होती है पता है ना? ठीक, समझ में आया या नहीं आया? तो स्वेट इक्विटी शेयर काइंड में मिलता है या कैश में मिलता है? कैश में यार। काइंड काट लिख के काटा हुआ। देखो आओ, ये क्या कह रहा है? पढ़ो यहां से, मीन से पढ़ो, जोर से पढ़ो।
मीन्स के बाद नहीं दिख रहा क्या? फिर क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? क्या समझ में आया? ये लाइन क्या कह रही है? मीन्स के बाद ये लाइन क्या कह रही है? एग्जीक्यूटिव तो आप मतलब फर्स्ट ग्रुप तो आपने पढ़ा ही है, आपका तो क्लियर भी है। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या कह रही है? मीन्स सच इक्विटी शेयर्स जो कंपनी डायरेक्टर और एम्प्लॉय को इशू कर रही है एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश ही चलेगा। हाँ नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे मिलेंगे, ये बात तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा ये मत बोलना कि क्या बोलते हैं शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, एक्सेप्शन है। क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स सेक्शन 53 क्या बोल रहा हूँ? 53 बोल रहा हूँ। सेक्शन 53 बोलता है कि आप डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बट उसकी एक एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कि एम्प्लॉय और डायरेक्टर को दिए जाते हैं डिस्काउंट पे। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या दिए जा रहे हैं? डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ 10 रुपये की फेस वैल्यू है, जो हमारा इक्विटी शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है, ठीक है बेटा। 8 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो हमसे कैश कितना ले लेंगे? 2 रुपये का ले लेंगे ना? यस और नो? नहीं आया समझ में? बोलो, ईमानदारी से बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो हमें दिया जा रहा है, और हमारा जो इक्विटी शेयर है कंपनी का उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 8 रुपये का। डिस्काउंट 8 रुपये हो गया। हम कैश कितना ले रहे हैं? 2 रुपये। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2 रुपये आपसे कैश ले लिया। किससे ले लिया कैश? एम्प्लॉय से। यस और नो? या डायरेक्टर से? भाई दिए दे किसको रहे हैं? या तो एम्प्लॉय को दे रहे हैं, या तो बोलो डायरेक्टर को दे रहे हैं। रिस्पॉन्स करो यार, मेरे को मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ाने में। अब मुझे ये बताओ, ये 8 रुपये क्यों छोड़ दिए भाई? नहीं यार, हाँ अब देखो, जो चीज बोलोगे मजा आएगा ऐसे। नालायकों, उन्होंने एम्प्लॉय ने डायरेक्टर ने नो हाउ दिया है, नो हाउ दिया है, या आईपीआर दिया है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। आपने ऐसा ट्रेडमार्क बनाया या आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंपनी करोड़ों पैसा छापेगी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कंपनी करोड़ों पैसा छापेगी। मान लो कंपनी कमाएगी 500 करोड़, तुम्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए 5 करोड़ के, क्या गया उसका? बोलो ना क्या गया? उस सॉफ्टवेयर से जो कंपनी है वो कितने कमाएगी? 500 करोड़। तुम्हें क्या दे दिए? 5 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर दे दिए। किस पे दिए? डिस्काउंट पे दिए। किस पे दिए? डिस्काउंट पे दिए। और तुमसे उसके बदले कैश में कैश ले ली, क्योंकि डिस्काउंट था तो कैश ले ली 5 लाख। 4.95 है ना, या 4.5? ये माइनस करके कितना आएगा करोड़ में से? 5। चलो हाँ ऐसे कर देते हैं, 1 करोड़ कैश, 1 करोड़ आपसे कैश ले लिया
और 5 करोड़ का आपको डिस्काउंट दे दिया, टोटल मिला के ये 6 करोड़ के थे। अब तो सिंपल है कैलकुलेशन, टोटल 6 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर थे, 5 करोड़ का डिस्काउंट, 1 करोड़ आपसे कैश ले लिया। समझ में आया वो 5 करोड़ क्यों छोड़े? समझ में आया या नहीं आया? अब मेरा ये क्वेश्चन है भाई, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहां पे लिखा है अदर देन कैश, क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स कैश में दिए जाते हैं? यस यस। क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स काइंड में दिए जाते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा। बताओ। दुनिया पढ़ के आती भाई कंपनी लॉ, जिस दिन ये सिक्योरिटी लॉ का पेपर मुझसे पढ़ते ना तो पता लग जाता है। फिर प्रूफ देखो ना यहाँ पे। आप बताओ अब, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैश में दिया जाता है, बोलो। अच्छा, प्रैक्टिकली आप पता कर सकते हो, जब जहां कंपनियां देती होंगी पता लग जाएगा तुम्हें कि स्वेट इक्विटी शेयर काइंड में मिलता है या नहीं मिलता। काइंड में क्या मतलब होगा? काइंड का मतलब ये होगा कि भाई जो आपने पेटेंट दिया, जो आपने सॉफ्टवेयर दिया, ये सुनो, और उसके बदले आपको क्या दे दिए? स्वेट इक्विटी शेयर। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? हाँ, कहाँ हुआ था? कह रहे अभी हुआ था। अरे रुक जा, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, वो कह रहे हैं अभी हुआ था ऐसा। हाँ, तो ये बताओ, ये चीज, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स मिले हैं, ये जो क्या मिले हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स मिले हैं, क्या इसे कैश पे करना पड़ा या नहीं पड़ना? करना पड़ा, करना पड़ा ना उसको। क्या आप प्योरली इसे काइंड बोल सकते हो? मैं कह रहा हूं स्वेट इक्विटी शेयर इक्वल टू कैश प्लस काइंड हो सकता है? बोलो। फॉर्मूला बना रहा हूं मैथमेटिकल, हो सकता है? अभी तो हुआ है इसमें। बस 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 वहीं पे आ रहे हैं भाई। अभी आप क्या करोगे, ये कई चीजें क्या होता है वैभव, लॉ के अंदर ही बताई हुई होती हैं। बताता हूं कहां पे दिया है। पेज नंबर 308। ये मैं सब कुछ नहीं बोलता भाई, कानून में लिखा हुआ होता है। ये कानून में लिखा हुआ है। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, बता रहा हूं बस कि क्या लिखा है कानून में। कानून में लिखा है गणित, लेखा जोखा क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। क्या मुझे बताओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पता लग जाएगा? नहीं लग जाएगा? पक्का लग जाएगा। देखो पता है, कहता है वेयर द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। मतलब क्या समझे? काइंड सच नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी treated in the following manner in the books of accounts. In the books of accounts. चलो पहली लाइन से नहीं पता लग गया? पहली लाइन से ही पता लग गया ना। चलो थोड़ा सा और बता देता हूं। क्या पता लग गया? कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर किस में इशू हो रहे हैं? काइंड में इशू हो रहे हैं ना, कैश में नहीं, काइंड में। तो वेयर द नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स अ फॉर्म ऑफ डेप्रीशिएबल, क्या बोला है? डेप्रीशिएबल और एमोटाइजेबल एसेट। तो आपने क्या किया? आपने देखा कि भाई जो उसने हमें कॉपीराइट दिया है, क्या वो इंटेंजिबल एसेट है? क्या जो कॉपीराइट हमें दिया गया है, क्या वो इंटेंजिबल एसेट है? तो आंसर इज यस। आंसर यस आ गया कि वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। क्या वो इंटेंजिबल एसेट कॉपीराइट डेप्रीशिएबल है? हाँ जी, क्या वो डेप्रीशिएबल है? हाँ, वो भाई थोड़ी सी अकाउंटेंसी आ जाती है कि इंटेंजिबल एसेट को एमोटाइजेशन बोलते हैं। जैसे वेस्टिंग, जैसे कोल माइंस होते हैं उनको डिप्लीशन बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो यस, इट इज डेप्रीशिएबल, वो डेप्रीशिएबल एसेट है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे।
अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने के बाद क्या होगा, हमारी जो कैपिटल है, जितने स्वेट इक्विटी शेयर्स हमें दिए गए होंगे उतने से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी कैपिटल। और बताओ एसेट साइड में क्या होगा, जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, उतने से बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम उसका नॉन कैश जो कंसिडरेशन लिखेंगे, जो नॉन कैश कंसिडरेशन लिखेंगे उतने से ही क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या हम उसे अपने पीएनएल अकाउंट में खर्चा दिखाएंगे, एक्सपेंस जो हमने उसे काइंड में स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए, क्या कंपनी के लिए वो खर्चा होगा, नहीं। क्या बैलेंस शीट टैली कर रही नहीं कर रही, उतने से आपकी एसेट बढ़ गई, इंटेंजिबल एसेट, और उतने से ही आपकी क्या बढ़ गई, कैपिटल। हो सकता है कि वो डेप्रीशिएबल ना हो, क्या हो सकता है, वो नॉन डेप्रीशिएबल एसेट हो, और अगर वो नॉन डेप्रीशिएबल एसेट है तो बताओ क्या होगा, तो उसे एक्सपेंस माना जाएगा, उसे खर्चा बताएंगे। खर्चा कहाँ आएगा, पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अब बैलेंस शीट भी बनेगी दोबारा से, कैसे टैली करेगी बैलेंस शीट, बताओ बैलेंस शीट कैसे टैली करेगी। अब अकाउंटिंग सीख रहे हो, अब तो आपने इस खर्चे को पीएनएल में दिखा दिया, क्या यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में दिखाया था, नो। अब बैलेंस शीट कैसे टैली करेगी, क्या कैपिटल बढ़ जाएगी, यस। अब क्या इंटेंजिबल एसेट बढ़ाओगे, नो, क्योंकि वो तो क्या है, डेप्रीशिएबल है, आपने पीएनएल में अपना खर्चा दिखाया हुआ। बताओ बताओ, बहुत अकाउंटेंसी लगा रहा था। हाँ, अब कैश कहाँ से कम हो जाएगा, जो लड़के ने बताया, वेरी गुड यार भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो। जो पीएनएल अकाउंट है ना आपका, उसका क्रेडिट बैलेंस वो क्या होता है, यहाँ का बैलेंस ही तो होता है, जो यहाँ बैलेंस कैरी डाउन आता है, प्रॉफिट। बैलेंस शीट में अगर मैं पीएनएल लायबिलिटी साइड में लिख रहा हूँ, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट है, एसेट साइड में लिखता हूँ मेरा लॉस है। तो क्या वो जो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है वो उतने जितने का मैंने क्या दिया होगा, वो जो नॉन डेप्रीशिएबल एसेट जितने की दी होगी, क्या उतने से वो कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि उतने का मैंने खर्चा बता दिया होगा। तो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस उतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सुनो, मैं कुछ नहीं कहता, लॉ कहता है, लिख लो फॉर्मूला, मतलब ये मैं बना रहा हूँ फॉर्मूला, तुम ये कोई फॉर्मूला है नहीं, मतलब एक दिमाग का वो कि भाई जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं क्या वो कैश प्लस काइंड होता है, तो आंसर क्या है, यस है, यस है आंसर। क्या वो ओनली काइंड हो सकता है, ओनली, यस वो भी हो सकता है, ओनली काइंड भी हो सकता है। क्या ओनली कैश होगा, बिग नो, बिग नो, कभी नहीं हो सकता, ओनली कैश नहीं हो सकता। तो यही तो मेरा क्वेश्चन था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इक्वल टू कैश, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बनेगा ही नहीं ना, आपने कुछ ना कुछ तो दिया ही है, फिर तो आप ऐसे नहीं हो गया शेयर ही खरीद रहे हो, कैसे हो जाएगा भाई। अच्छा, ये जो सब कुछ मैं बता रहा था कि ये सारी चीज़ें कहाँ, ये काइंड वाला कहाँ दिया है, रूल 8 सब रूल 9 में लिखा हुआ। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं नहीं कह रहा, कानून में जाके रूल 8 सब रूल 9 में लिखा है। कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014, पता है ना सभी को, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। एनी डाउट? वेरी गुड भाई, मैं बोलता रहा हूँ 1-1.5 घंटा पढ़ तो लो, फिर देखो तुम्हें क्या पता लगेगा। आज पढ़ती सारी दुनिया है, ऐसा नहीं है। आ जाओ, चार्ट कहाँ बन रहा था, ये बन रहा था चार्ट हमारा। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी, इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी, किसको, डायरेक्टर को और एम्प्लॉय को, एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन,
अदर देन कैश। तो अदर देन कैश, यहाँ जो ये इसको हटा दो, तो क्या काइंड हो सकता है? यस। तो इसको हटा के क्या कर दो, टिक कर दो कि काइंड हो सकता है भाई। उसके बाद कहाँ था मैं, हाँ, अब ये एम्प्लॉई और डायरेक्टर को ये सब कुछ इसको एक डब्बे में डाला, और इन लोगों ने क्या किया है, क्या बोलेंगे, दे प्रोवाइड या प्रोवाइडिंग, दे आर प्रोवाइडिंग क्या क्या प्रोवाइड किया? नंबर 1 नो हाउ आ जाएगा। नंबर 2 IPR। नंबर 3 वैल्यू एडिशंस, एंड नंबर 4 whatever name called, किसी भी नाम से बोलो। कोई भी आप वैल्यू एडिशन दे रहे हो, इसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क कुछ भी आ जाएगा, या आप उसे किसी भी नाम से बुला लो, है ना भाई, या आप उसे किसी भी नाम से बुला लो। इसमें भी तो कोई डाउट नहीं होगा चारों के अंदर, ठीक है, या आप उसे किसी भी नाम से बुला लो। अब दूसरा चार्ट बनाओ, चार्ट नंबर 2। चार्ट नंबर 2 क्या है? कंपनी क्या कर रही है बताओ? स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है। किसको दे रही है? एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को। यस और नो? कौन सा डायरेक्टर? सबसे पहले डायरेक्टर की बात करते हैं। क्या होल टाइम डायरेक्टर है इसमें? यस। क्या पार्ट टाइम डायरेक्टर है इसमें? हाँ, चलो अभी मैं पेंडिंग रखता हूं। एक आपने सुना होगा आईडी होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है इसमें? भाई क्वालिफाइड लोग भी कई बार ना इसका आंसर गलत दे देते। क्वालिफाइड सोचो, सीएस होके भाई साहब बोल दिया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिल सकता है, तो बंदा पता है क्या बोलता है? वो कहता है भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो होता है जिसका कंपनी में कोई लेना देना ना हो। नाम इंडिपेंडेंट, नाम क्या? इंडिपेंडेंट, यही तो मतलब होता है। पर लॉ प्रोहिबिट नहीं करता। आपको पता होना चाहिए लॉ में कहीं पे भी कोई प्रोहिबिशन नहीं लगा रखी। लॉ में सीधे लिखा हुआ है डायरेक्टर, चाहे होल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, आईडी हो, मैनेजर हो, एमडी हो, कुछ भी हो भाई, एनी वन। आगे की बात समझ में? कोई डाउट बताओ? तो आज की डेट में याद रखना, डेट में क्या मतलब, याद रखना कि भाई आप आईडी को भी दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि लॉ में डायरेक्टर लिखा है। क्या आईडी भी एक डायरेक्टर ही है? यस, वो भी एक डायरेक्टर ही है। एम्प्लॉय में बताओ, परमानेंट एम्प्लॉय आएगा? पार्ट टाइम एम्प्लॉय? आंसर इज बिग नो। और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कंपनी लॉ के पेपर में भी और सिक्योरिटी लॉ के पेपर में भी। और सुनो, अभी पिक्चर बाकी है। क्या वो एम्प्लॉय आ सकता है जिसने अभी 8 महीने काम किया? मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने 8 महीने कंपनी में काम किया है, क्या कंपनी उसे भी स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती है? या लॉ में 1 साल का कुछ पीरियड है, या कंपनी लॉ में 1 साल का पीरियड है कि कम से कम एम्प्लॉय ने 1 साल काम कर लिया तो ही जाके स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलेंगे? अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल क्यों रहे हैं? ये शेयर्स दिए क्यों जा रहे हैं? कि आप कंपनी छोड़ के ना जाओ, क्योंकि इसके अंदर लॉक इन पीरियड होगा।
इसके अंदर माय डियर क्या होगा, लॉक इन पीरियड, और वो कितना होता है, 3 साल होता है, वो तो यहीं पे लिख लो, फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। डेट ऑफ अलॉटमेंट से इसके अंदर क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। डेट ऑफ अलॉटमेंट से इसके अंदर क्या होता है जी, लॉक इन पीरियड होता है। क्या मुझे बताओ, वो आदमी अगर 3 साल से पहले चला गया तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लॉक इन पीरियड ही क्या है, 3 साल है भाई, तो 3 साल तो तुझे कंपनी में रहना ही पड़ेगा। बताओ क्या बोला मैं, या कोई 1 साल का पीरियड है कि अगर उसने 1 साल काम किया हो तो ही जाके कंपनी उसको स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती है। तो सुन लो, अमेंडमेंट आ चुकी है, पहले 1 साल का टाइम पीरियड था, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है सीएस के। क्वेश्चन क्या था, एक कंपनी है और एक आदमी आया, उसको अभी 8 महीने हुए, मान लो मैंने 8 लिख लिया, और कंपनी चाहती है उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स करना, तो क्या कंपनी उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है? तो जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था तब क्या था, 1 साल का टाइम पीरियड था, तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि कम से कम 1 साल होना चाहिए। फिर एक बार और आया एग्जाम में क्वेश्चन, देखना उस टाइम पे कितना बढ़िया है, कह रहे हैं कि उस एम्प्लॉय ने 2 साल काम कर लिया। अब बच्चों को पागल बना रहे हैं, कैसे, लॉ में लिखा है 1 ही साल किया हो, और वहां 2 साल लिख के बच्चा क्या हो जाएगा, थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल है ना, कंफ्यूज हो जाएगा, अबे 1 था 2 था, जानबूझ के लिख के दे दिया 2 साल हो गए बंदे को, एम्प्लॉय को काम करते हुए। तो लिख लो कि जो 1 साल का पीरियड था, एटलीस्ट 1 साल काम कर लिया हो, वो क्या हो चुका है, ओमिट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, नहीं रहा। अभी मैं आपको नया मॉड्यूल भी बता दूंगा, आपका जो कंपनी लॉ का नया मॉड्यूल है, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार शायद खोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, आप जाके देख लेना ना, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, आप जाके देख लेना, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। नए मॉड्यूल का पेज नंबर है 78 नए मॉड्यूल का, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं दी है। देखता हूँ, 1 मिनट, मैं आज बुक लेके नहीं आया ना। देख लो यहाँ पे कहीं पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी है क्या? यहाँ बुक में कहीं पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी है, एम्प्लॉय कौन होगा? तो मेरे हिसाब से तो शायद नहीं दी है। हमने पहले कंपनी लॉ का मॉड्यूल डाउनलोड किया है, नहीं किया होगा। ये लो, नया मॉड्यूल कंपनी लॉ का, ये हो गया डाउनलोड, और ये हो गई मेरे पास फाइल सेव, और ये कर दिया जी मैंने ओपन। मैं कंपनी लॉ नहीं पढ़ा रहा, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर क्या बोला था, 78। ये आ गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स। और क्या बोला था मैंने, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का मतलब बताया हुआ है, एम्प्लॉय कौन होगा, किसका मतलब बता रखा है, एम्प्लॉय का मतलब बता रखा है, एम्प्लॉय कौन होगा। तो कौन होगा भाई एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय होगा, ठीक है, चाहे वो इंडिया में काम कर रहा हो या इंडिया के बाहर कर रहा हो। कहीं पे 1 साल लिखा है, पुराना मॉड्यूल निकालना, उसमें यहाँ लिखा है एटलीस्ट 1 ईयर, तो वो 1 ईयर क्या हो चुका है, कट चुका है, ओमिट हो चुका है। इसका मतलब इस बार अब एग्जाम में क्वेश्चन किसका आएगा, 1 ईयर का, और 1 ईयर डाल के किसको फेल करेंगे, जिनका पहले अटेम्प्ट रह गया, अब बेचारे फिर रह जाएगा। इसलिए सीएस के अंदर जब एग्जाम देना हो, कौन से अटेम्प्ट का, जून, ज़्यादा अपडेशन रहती है, अब सच में जून में बहुत अपडेशन रहती है।
और अगर पेपर अमेंडमेंट से आ जाए तो भाई साहब बेड़ा गर्क है फिर तो। क्यों? हमने पढ़ा सारा आउटडेटेड, अपडेटेड हमने पढ़ा ही नहीं। और इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल सिक्योरिटी लॉ का देख लो तुम, पूरा हिला के रख दिया है भाई साहब। अभी बताओ कोई दिक्कत है? दूसरा डायरेक्टर देख लो आप, होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, समझ गए? पार्ट टाइम भी आ जाएगा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, पार्ट टाइम डायरेक्टर भी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आ जाए, कहीं कोई मना ही नहीं है। और सुनो, एम्प्लॉई और डायरेक्टर किसके आ जाएंगे? एम्प्लॉई और डायरेक्टर किसके आ जाएंगे? सबसी कंपनी के, सबसी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और होल्डिंग ऑफ द, देखो सबसी तो इंडिया भी लिखा है, आउटसाइड भी लिखा है। मतलब कहानी क्या है, हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड और ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉई है, ये हमारी कंपनी का डायरेक्टर है। और हमारी कंपनी की क्या है भाई? होल्डिंग कंपनी है H लिमिटेड, या हमारी कंपनी की S लिमिटेड। तो कह रहे हैं S लिमिटेड चाहे इंडिया की हो या इंडिया से बाहर की हो, होल्डिंग कहाँ हो? इंडिया की हो। देखो वहाँ पे इंडिया की हो, मतलब बोला नहीं है तो इंडिया की है, आउटसाइड होता तो यहाँ भी बोलता ना भाई, और रहना यहाँ पे। क्या सबसी कंपनी भी हमारे एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती है? यस। क्या होल्डिंग भी दे सकती है? यस, पर होल्डिंग केवल इंडिया की। अच्छा, इसकी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। जो आप होल्डिंग की, सबसी होल्डिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है होल्डिंग का मतलब इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जो डेफिनेशन है सबसी होल्डिंग की, आप पढ़ के देख लेना, वहां पे दोनों बोली है होल्डिंग कि होल्डिंग कंपनी, मतलब मैं इंडिया में अपनी एक सबसी बना रखी है, क्या उसकी होल्डिंग इंडिया के बाहर हो सकती है? यस। कंपनी सेट कहता है यस। क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर आउटसाइड इंडिया को लिया गया है क्या? नो। लिया गया होता तो लिखता ना। एक बार बताओ, जब सबसी के लिए लिखा है, आज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ना स्टार्ट किया है नहीं किया? तो भैया जब वो यहां सबसी के लिए लिख रहा है तो क्या होल्डिंग के लिए नहीं लिख देता? सीधी बात है, बिल्कुल लड़का कह रहा है, सही कह रहे हो सर आप। और ये तो क्या है सर, देखने की जरूरत है। तो क्या ये क्वेश्चन बना सकते हैं इसके ऊपर? प्रैक्टिकल बना सकते हैं, सीधे बोल देंगे होल्डिंग बाहर की है, बताओ स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती है नहीं दे सकती? आंसर इज नो, नहीं दे सकती। फिर तुम्हें बता के आना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉय का मतलब है उसके अंदर परमानेंट है, डायरेक्टर है, फिर एम्प्लॉय और डायरेक्टर जो है जिनको मिल रहा है वो सबसी कंपनी दे सकती है, इंडिया वाली, बाहर वाली होल्डिंग दे सकती है, पर वो इंडिया वाली दे सकती है, बाहर वाली नहीं दे सकती। समझ में आया या नहीं आया? चार्ट बना लो। चार्ट कहाँ बन रहा था हमारा? तो चार्ट में मेरा क्वेश्चन था, कभी पढ़ा है ऐसे प्रगति? बस बेटा एक बार मुझसे पढ़ लोगे ना तो सिक्योरिटी लॉ क्या हर चीज से प्यार हो जाएगा। आहा। तो एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम है क्या? पार्ट टाइम नहीं है। 8 महीने वाला कोई चक्कर है ही नहीं, सीधे लिख लेना 1 साल का ही चक्कर नहीं है कोई। ठीक है, डायरेक्टर हो गया। और इन दोनों के लिए एक थर्ड पॉइंट, इन दोनों के लिए एक थर्ड पॉइंट कि सर जो हमारी कंपनी है उसकी होल्डिंग भी क्या कर सकती है? स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती है, उसकी सबसी भी दे सकती है। सबसी में दोनों आ जाएंगी, इंडिया वाली भी बाहर वाली भी। वो बताते हो कंफ्यूज करने के लिए, वो किसके लिए दिया हुआ है? कंफ्यूज करने, उसको दिए जा सकते हैं। आपने एक दिन भी काम नहीं कर रखा तो भी आपको दिए जा सकते हैं, बस आप कंपनी के एम्प्लॉय होने चाहिए आज की डेट में। देखा जाए तो पहले ये ड्रॉबैक था। मान लो ये बहुत बड़ा इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर बना के लिया है, बीटेक करते हुए, एमटेक करते हुए इसने सॉफ्टवेयर बना लिया, भाई जबरदस्त खतरनाक सॉफ्टवेयर। इसने कंपनी के सीधे एमडी को दिखा दिया, ले मुकेश अंबानी देख मैं बीटेक होल्डर, एमटेक होल्डर, आईआईटी। भाई पहले तो आईआईटी का ठप्पा लगा, उसके बाद वो बीटेक एमटेक, और उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर जो कि 50,000 करोड़ की कमाई करवाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को पता लग गया। अब मुकेश अंबानी क्या बोलेगा? भाई बात ऐसी, देख ये तो सॉफ्टवेयर तू यहीं रख जा, यहीं रख दे, ठीक है, और तेरे को हमने दे दी जॉब, और साथ में ये ले 500 करोड़ के इक्विटी शेयर। पहले जब वो 1 साल का प्रोविजन लिखा था तब क्या होता? दे नहीं सकता था, तो मुकेश अंबानी बोलता रुक जा 1 साल। तो वो बंदा क्या कहता? जा, तेरे को कौन दे रहा है, किसी और को जाके देते हैं। आ रही कुछ बात समझ में?
फिर इंडिया को क्यों देना, बाहर देते हैं भाई, गूगल माइक्रोसॉफ्ट को देते हैं और पैसा मिलेगा, तुम क्या दोगे? तुम तो 1 साल कानून में लिखा है ये है वो है, उसको बोलेंगे ना ये कि ऐसा क्यों नहीं कर पाए, फिर बुलाएंगे कंपनी सेक्रेटरी को, इधर आ, हाँ भाई ये क्या चक्कर है 1 साल का? सर वो लॉ वालों ने लिखा हो, अब क्या कर दिया, इसको हटा ही दिया, कबाब में जो हड्डी थी हटा दी वो। आज की डेट में आओ लो बिंदास, कोई दिक्कत। सर कंपनी बने हुए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कंपनी बने हुए 2 दिन हुए, कंपनी कह रही है अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर देना, दो, कोई दिक्कत नहीं, आ गई। पर सुनो ऐसा नहीं होता है, अब सुनो क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है तुम्हें ऐसी। पहले इतनी चीज समझ में आ गई है, अब देखो क्या होता है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या मतलब, कानून में है ये सब, मैं कोई वैसे थोड़ी ना बता रहा हूं। कंपनी क्या कर रही है, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है, किसको दे रही है, एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को, कोई दिक्कत। अब देखो इसके लिए कंपनी को करना क्या पड़ेगा, इसके लिए कंपनी को स्टेप्स, पहला स्टेप कंपनी को बोर्ड मीटिंग करानी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास होता है, 1 मिनट सिखा, हाँ बताओ जल्दी बताओ, बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? अच्छा, रेजोल्यूशन वर्ड का क्या मतलब होता है? मैंने कहा रेजोल्यूशन वर्ड का क्या मतलब है, मैंने ये नहीं पूछा कि ऑर्डिनरी। अच्छा, क्या मतलब होता है? सुना होगा बोर्ड रेजोल्यूशन, ये तो मैं बता रहा हूँ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन भी होता है। इसलिए रेजोल्यूशन होते क्या है, फाइनल में सारी ड्राफ्टिंग है इसकी रेजोल्यूशन की, हमें पता ही नहीं रेजोल्यूशन वर्ड का क्या मतलब। अरे लिख लो ना, एक ही वर्ड हो, सब एक ही चीज़ है। ये तो क्या है, बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि भाई बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन अलग बनता है, एसआर का अलग बनता है, ओआर का, एक ही रेजोल्यूशन बनते हैं, बस उसमें लिख दिया जाता है कि ये बोर्ड है, ये एसआर है, ये यूनानिमस है, ये लाइफ है। प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन। घर पे आपने बोला कि जी मर्सिडीज़ लेनी है, स्कॉर्पियो लेनी है भाई, क्या होगा, एक मुद्दा आया, उसके ऊपर डिसीजन लेना है, सिंपल। हमें क्या है ना, चीज़ों के बारे में पता तो बहुत कुछ है, पर सही तरीके से सही जवाब देना नहीं आता हमें। क्या वो ज़रूरी है या नहीं है, बताओ खुद। वो ज़्यादा ज़रूरी है जिस दिन सीएस बन जाओगे, उस दिन ज़्यादा जरूरी, क्योंकि सारे ही सीएस होंगे उस दिन जब आप देने जा रहे होंगे क्या, इंटरव्यू। क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो होता है, फिर थोड़ी ना आप कुछ वहाँ पे 30 मार्क खा बनोगे। तो सबसे पहले तो अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ ना, मुकेश अंबानी ने बोल दिया दे दे इसको स्वेट इक्विटी शेयर, तो क्या सीधे बस ले कागज से उठा के ले, कागज ही तो होते हैं, तो क्या उठा के सीधे दे दोगे, ले भाई, हैं कैसे दोगे, तरीका होगा ना उसका। क्या करानी पड़ेगी पहले, बोर्ड मीटिंग, उसमें क्या कराना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब कि मैच्योरिटी ऑफ डायरेक्टर क्या करें, हाँ बोल दें। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब है मैच्योरिटी ऑफ डायरेक्टर हाँ बोल दे। अब उन्होंने बोल दी जी हाँ, फिर क्या करोगे, नोटिस भेजोगे, किसका, जर्नल मीटिंग का। जर्नल मीटिंग का क्या भेजोगे, नोटिस भेजोगे। आपको पता है जब जर्नल मीटिंग का नोटिस भेजते हैं, अरे यार वो बच्चों वाली चीज, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, पता है आपको, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करना, बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट को ले डाउन करना, ऑडिटर अपॉइंट और रिटायर करना, डायरेक्टर अपॉइंट और रिटायर करना। पता है 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। हम जब बचपन में पढ़ते थे हम सोचते क्या थे पता है भाई वैभव, हम सोचते थे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बच्चा भी यही सोचता है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस एसआर, गलत है। ऑर्डिनरी में भी एसआर भी होता है। अभी तो हाँ निकलेगा सब। अच्छा अब हाँ निकल रहा है ना, तो सुन लो, क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस है स्वेट इक्विटी शेयर्स देना, स्वेट इक्विटी शेयर्स देना ऑर्डिनरी बिजनेस है? नो, इट इज अ स्पेशल बिजनेस। अरे एसआर तो गया भाड़ में। जब ये स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी क्या जाती है, स्टेटमेंट जाती है अंडर सेक्शन 102। सेक्शन भी बता रहा हूं आपको, तो अंडर सेक्शन 102 में क्या जाती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है। पता है क्या होती है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बताओ।
एक बताया आपने, पता है एग्जाम में 8 नंबर तक का क्वेश्चन आ गया था ये पेपर में, बच्चों की हवाएं निकल गई थी क्योंकि इसके अंदर 13 बातें बताई गई हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कितने, उसका मार्केट प्राइस, ये वो। हाँ, तो वो भाई साहब क्या होता है, बच्चे याद करके वो पेपर में ऐसी चीजें डाल दे, CS इंस्टीट्यूट, अब बच्चे वहां इतना याद रहता ही नहीं। तो क्या इसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी? यस, वो रीजन दोगे आप, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, करंट प्राइस, उसकी वैल्यूएशन कैसे हुई, वो सब आप समझ गए कितना काम करना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी को। इसकी वैल्यूएशन बनानी पड़ेगी, और वैल्यूएशन एक आदमी से नहीं होती है। MB मर्चेंट बैंकर पहले अपॉइंट होगा, उसके बाद रजिस्टर वैल्यूअर अंडर सेक्शन 247 जो कि कंपनी सेक्रेटरी बनता है। आ रही बात समझ में? हाँ, ये भी क्या मैं बताता हूं आपको, रजिस्टर वैल्यूअर कौन बन सकता है? जो CS होगा, और फिर पोस्ट मेंबरशिप प्रोग्राम होता है, इंस्टीट्यूट करवाता है, 1 साल के लिए होता है वो पेपर पास करने के बाद आपको एक ठप्पा मिल जाएगा रजिस्टर वैल्यूअर का अंडर सेक्शन 247। आ गई बात समझ में? हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके कमेटी मेंबर है, काउंसिल कमेटी मेंबर, तो मेरा मतलब स्टूडेंट ही है, यहीं पे बैठता है, काउंसिल मेंबर है वो, सूर्य गुप्ता नाम है उसका। कभी जाना हो तो चले जाना, और फिर मेरे बारे में पूछना हो तो पूछ लेना, फिर पता लगे तुम्हें हम क्या चीज़ है। अपनी तारीफ खुद करें तो अच्छा नहीं लगता ना भाई। ये कहानी है, तो कहानी कुछ समझ में, वो रजिस्टर वैल्यूअर बना हुआ है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको काम ही ये करने। आगे जी बात समझ में? और सुनो, इससे भी काम नहीं चलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो सर्टिफाई करके देगा जो वैल्यूएशन की है वो सही की है। 3 लोग आ गए भाई साहब। कहानी समझ में आई कुछ? ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, ठीक है ना? ये नहीं था, बस मेरे को इतना बताना था। अच्छा, मेरे को क्या बताना था सुन लो अब, मेरे को क्या बताना था। कंपनी किसको देगी? स्वेट इक्विटी शेयर्स, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, कोई डाउट? नो डाउट। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग करानी पड़ेगी, BR पास करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, डायरेक्टर को दे रहे हो, तो SR पास करना होगा जर्नल मीटिंग में। अगर आप प्रमोटर को दे रहे हो, प्रमोटर भी आता है यहाँ पे, प्रमोटर को दे रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? OR पास करना पड़ेगा, क्योंकि SR इसके लिए, उसके लिए OR है। और ये भी कहाँ पे? जनरल मीटिंग। बाकी प्रमोटर कौन होता है वो आपको पता ही है, ये बात लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। चलें? चलो, उसके बाद देखो ये बताया हुआ है वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो ये पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड्स में वैल्यू एडिशन क्या चीज़ है कि भैया उसने जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आपको दी है उससे कंपनी का क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है कंपनी का, कंपनी की एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सेक्शन 54 क्या कहता है? एम्प्लॉय डायरेक्टर रिकॉग्नाइज ऑफ द ईयर कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रोवाइडिंग इंक्रीज द प्रॉफिट। हाँ, आगे आने वाले टाइम पे कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे ना इसकी वजह से, यस और नो? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बेटा अब क्या आ रहा है आपके पास? ये कहाँ आ गया? ये पुरानी, अरे तभी मैं कह रहा यार ये क्या हो गया, मैं कह रहा ये क्या हो गया, मैंने तो किताब खोली हुई है उसकी, ये अलग अलग क्यों आ रहा है? हाँ, वो कंपनी लॉ की बुक में सब बताया हुआ है भाई,
जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई ख़त्म। अब ये आ गया जी हमारे पास। अब यहाँ से स्टार्ट होगा सेबी, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तुम्हारी बुक में तुमने ले ली ना उससे बुक? अच्छा, कोई नहीं, पता लग गया ये ऐसे नहीं दिया है? हाँ, तो बस ये तुम कोई नहीं, देख लो ना, देखने में क्या जा रहा है, तुम्हारे दिया है ऐसे, कोई बात नहीं। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी है, कोई दिक्कत नहीं। लिस्टेड कंपनी की बात होगी यहाँ पे, बता दिया था मैंने, जर्नल ऑब्लिगेशन, फिर पेनल्टी फाइन और लास्ट में कुछ रिलैक्सेशन है, बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सेक्शन 54। सेक्शन क्या आ रहा है? 54। देखो सेक्शन 54 क्या कह रहा है, आपको सब पता है बेटा पहले से महीर। स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कुछ कंडीशन है। सबसे पहले क्या बोला, इशू इज ऑथराइज बाय एसआर, यस और नो? पास बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। एसआर लिखो, किसके लिए होगा? एम्प्लॉई और डायरेक्टर के लिए। और लिखो कि अगर प्रमोटर है तो क्या होगा? ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 51% और मोर, ठीक है, वोटिंग राइट्स। हाँ, स्पेशल में 75% और मोर वोटिंग राइट्स, ठीक है। चलो, अच्छा किया तुमने पूछ लिया। सेक्शन पता है? प्रमोटर का मतलब देखो, एक तो क्या होता है, जैसे आप, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु एक्कस्टम टू एक्ट द कंपनी, या क्या होता है, जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया है, सर कोचिंग सेंटर चलाना है, ऐसा करना है सर, ये बंदा ये बहुत टैलेंटेड है सर, बहुत बढ़िया टीचर बनेगा सर, पैसा इन्वेस्ट कर दो इसके ऊपर। जैसे रतन टाटा, तो रतन टाटा क्या है, प्रमोटर है, उसने स्विगी को पैसा दिया है, उसने स्विगी को क्या दिया है? पैसा दिया है। प्रमोटर क्या हो रहा है, जिसके दिमाग में वो आइडिया आ गया कि भैया ये बिजनेस क्या करना है, आपको करना चाहिए, पर आप वहां ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बिजनेस के अंदर, पर वैसे कोई डिसीजन लेना होता है, आपके घर आ जाते हैं। जैसे मान लो आज रतन टाटा रिटायर हो गया है, पर मान लो कोई बात होती है तो उसके पास पहुंच जाते हैं, बताओ सर इतना एक्सपीरियंस, वो तो क्या है सर, आज कंपनी लॉ 75 साल के हो गए तो अब आप नहीं रह सकते, तो इसलिए हमने अब आपको हटा दिया है। तो हम तब भी आपसे क्या पूछने आए हैं? एडवाइस लेने आए हैं सर, बताओ सर। आ गई बात समझ में? जैसे मान लो आपके फादर हैं, बिजनेस कौन कर रहा है? आप, पर आप सारी एडवाइस किससे लेते हो? अपने फादर से, वो प्रमोटर हो गए। अब देखो इधर देखो, सुनो, और क्या है इसमें? रेजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे वो बताया जाएगा, करंट मार्केट प्राइस बताया जाएगा, कंसिडरेशन जो होगी वो बताई जाएगी। स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर इशूड। देखो क्या कहानी है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दोगे तो क्या आपको दोबारा से रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल सेक्शन कौन सा? 28 किसका? हाँ, एलओडीआर, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 का ये सेक्शन लग रहा है यहां पे आपके ऊपर। ये सेक्शन कहता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब है जहां तुम्हारी सिक्योरिटीज लिस्टेड है पहले उससे अप्रूवल लो कि तुम अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को क्या देने जा रहे हो? स्वेट इक्विटी शेयर्स देने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब वो लेंगे तो 3 साल के बाद तो वो बेचेंगे भी, ट्रेडिंग करेंगे। और आज की डेट में तो मैंडेटरी हो गया है कि जितनी भी भाई पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो गया कि उनके शेयर्स किस फॉर्म में होने चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। अब बात समझ में आ गई होगी, तो ये भी कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात क्या कह रहा है यहां पे? दे आर नॉट लिस्टेड स्वेट इक्विटी शेयर रूल 8। ये क्या कहानी कि भैया जो कंपनी अनलिस्टेड है, यहां लिख लो अनलिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है। मतलब अब जो कंपनी अनलिस्टेड है उसको क्यों लेनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से? उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से क्यों लेनी है अप्रूवल? उसको थोड़ी ना लेनी है। तो ये पैरा क्या बोल रहा है? जो कंपनी क्या है? अनलिस्टेड है, उसे बस क्या फॉलो करना है, क्या कंप्लाइंस करना है? रूल 8।
मैंने पहले ही बता दिया था जब आपने चैप्टर मेरे साथ स्टार्ट किया। और ये लास्ट में क्या लिख रहा है, जो हम स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे उसके पास क्या है, सारे राइट हैं, वही लिमिटेशन, वही रिस्ट्रिक्शन, पैरी पशु। पैरी पशु समझते हो? हाँ, सेम लेवल पे, सेम फुटिंग पे, वही राइट्स है जो बाकी के। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप सिलेक्टेड चिल्ला रहे थे, क्या प्रेफरेंशियल जो अलॉटमेंट होती है, मतलब कि प्रेफरेंशियल इशू किया जाता है, क्या वो और स्वेट इक्विटी शेयर्स एक ही है? क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? ये एग्जाम में आ सकता है, लिख लेना क्वेश्चन। ये एग्जाम, अब देखो मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ क्या एग्जाम में आ सकता है क्या नहीं। ये एग्जाम में आ सकता है। मैं तो उस दिन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा खोल के, जिस दिन आप पेपर दे के आओगे। ले भाई सारे हार्ड डिस्क में ले, चल निकाल ये क्वेश्चन, देख आया है, अब बता। कहानी खत्म है तुम्हारी। एविडेंस, कानून सबूत मांगता है, मैं सबूत दे दूंगा, कहानी खत्म है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ मैंने बोल दिया एग्जाम, तो भाई लिख लो। क्यों? एग्जाम से एक दिन पहले, 10 दिन पहले वही पढ़ो ना। कौन कह रहा सारा पढ़ो और अभी जाके इसका रट्टा मार लो? रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा यार। सिक्योरिटी लॉ में कुछ नहीं रटना, EBCL में रटना पड़ेगा, पहले ही बता रहा हूँ। सिक्योरिटी लॉ में कुछ नहीं। भाई सुन लो मेरी बात को। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को क्या कर दिए, शेयर्स दे दिए। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इमीडिएटली दे दिए जाते हैं। और स्वेट के अंदर क्या होगा, स्वेट के अंदर भी इमीडिएटली दिए जाएंगे, पर उसके इसमें क्या होगा आपका नहीं, एक मिनट रुक जाओ, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस क्या है यार? हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको दिए जा रहे हैं? एम्प्लॉय को और डायरेक्टर को। और ये किसको दिए जा रहे हैं? सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को। अब उसमें कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो। हाँ, ये क्यों इशू किए जाते हैं? अब जैसे देखो, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर सारे जो शेयर होल्डर हो प्रोफेशनल हो। सारे शेयर होल्डर प्रोफेशनल हो, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, CMA हो, एडवोकेट हो। तो हमने ग्रुप चुन लिया। हमने कहा जो CA है, CS है, CMA है, एडवोकेट है, वो हमारी कंपनी के क्या है, शेयर्स ले सकते हैं। तो केवल उन्हीं को दे। अब इसका मतलब कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर कौन बने? ओनली प्रोफेशनल लोग, ओनली पढ़े लिखे लोग क्या हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो इसलिए प्रेफरेंशियल अलाउट। या जैसे सब डॉक्टर को दे दिए, बस जितने भी डॉक्टर हैं बस उन्हीं को दिए। एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया कि अपोलो के जितने पैनल में डायरेक्टर डॉक्टर हैं उन्हीं को हम देने वाले। ठीक है। तो स्वेट इक्विटी में क्या होता है, बस एम्प्लॉय और डायरेक्टर को दिए जाते हैं, और इसमें किसी को भी दे सकते हो आप। वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन पहले से डिसाइडेड है। अच्छा, यहां तो आपको कुछ करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन दोगे तो ही जाके मिलेगा। यहां कुछ नहीं भी करोगे तो भी मिल जाएगा। यहां डिस्काउंट पे इशू होते हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं है, डिस्काउंट वाला कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, जो मार्केट प्राइस आपका चल रहा है उससे शायद थोड़ा सा कम दे दें आगे बात में, वरना आपको मैं मार्केट प्राइस से ही खरीदता हूँ। हाँ, यहाँ डिस्काउंट है ही नहीं एक तरीके से, यहाँ पे डिस्काउंट वाला है ही नहीं। समझ में आ गया? ये पैरा पढ़ लोगे समझ में आ गया सारा। उसके बाद क्या आ गया भाई, ये देखो एप्लीकेबिलिटी आ गई। मैंने बता दिया लिस्टेड कंपनी में क्या लगेगा, 2002 रेगुलेशन। और नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या लिखी है कि जो अनलिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर ये 2002 रेगुलेशन नहीं लगती है। और साथ ही साथ क्या बोला है, और क्या बोला है, हाउएवर अनलिस्टेड कंपनी आउट ऑफ विथ IPO एंड सीकिंग स्टॉक परसेंट टू द स्वेट शैल कंप्लाई विथ IDR। अगर वो क्या करती है जी, क्या बोल रहे हैं, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो अपना IPO लेके आना चाहती है तो उस केस के अंदर उसे ICDR रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। सीधी और सिंपल सी बात, कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड होती है, जब उन्हें लिस्ट होना होता है तो उन्हें क्या है, रेगुलेशन 26 है ICDR की, वो कंप्लाइंस करें। उसके अंदर कुछ कंडीशंस बता रखी, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गया भाई, ये तो हमने पढ़ लिया, बार बार वही बात आ रही है। आ गया स्पेशल रेजोल्यूशन वाला पॉइंट आ गया, सुन लो अब।
महिर बेटा जल्दी जल्दी पढ़ दो यार, मज़ा आ जाएगा। सेक्शन 54 क्या बोल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। उसी को नहीं पढ़ना है, सभी को मन ही मन पढ़ना है। तो सेक्शन 54 जहाँ मैं अंडरलाइन करूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट एनी टाइम क्या भेजेंगे? नोटिस भेजेंगे। बोला था मैंने आपको नोटिस भेजना होता है, ठीक है। और नोटिस भेजना है शेयर होल्डर को, और साथ में क्या जाएगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अच्छा, इस नोटिस में वैल्यूएशन रिपोर्ट जाएगी, शेयर होल्डर को वैल्यूएशन रिपोर्ट जाएगी। अच्छा, वैल्यूएशन रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा पन्ने की होती है, ओनली उसका क्या भेजना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भेजने होते हैं, मतलब कि एक्सट्रैक्ट भेजना होता है। ये याद रखना, जब ये नोटिस भेजोगे, हाँ बस वो निकाल के बस एक्सट्रैक्ट, जैसे कि अब मान लो वो तो 100 पन्ने की होगी वैल्यूएशन रिपोर्ट, जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है ले भाई, तुम्हें तुम्हारे काम का ये है, तुम्हारे काम का ये है, ये कहानी खत्म। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए जो आप देना चाहते हैं, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आप, हाँ हाँ ये तो बेटा ये तो कम लिखी है, हाँ ये आपने बिल्कुल सही बोला। कितने हो गए? ई हो गया 5 6 7 8 9, ये तो 9 ही लिखे हैं, 13 पॉइंट तो गिनती के हैं, वो आपके कंपनी लॉ के मॉड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं। ये दिखा देता हूँ, ये लिखे देखो, यही पॉइंट कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। ये जो बोल रहे थे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ये देखो ये आ गए कुछ पॉइंट्स, ये देखो ये आ जाएगा, ये अभी आएंगे उधर, ये आ जाएगा, कुछ डाल दिए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि आप 13 के 13 कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, उसके बाद वैल्यू, जो आपको आईपीआर मिला है ना भाई, जो भी उसने नो हाउ दिया, आईपीआर दिया, उसकी क्या वैल्यू है, तो वो तो आपने वैल्यूएशन कराई होगी। किससे कराई होगी? मर्चेंट बैंकर प्लस, हाँ जी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो कि कंपनी सेक्रेटरी होगा अंडर सेक्शन 247 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा। वो इसलिए में एएस चेक करता है, उसके अंदर एक एएस लगता है शायद 26, तो वो एएस 26 चेक करता है, शायद नहीं, कंफर्म है। हाँ ये एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हाँ, जो ICAI ने बनाए हुए हैं। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉय और डायरेक्टर जिसको ये देंगे हम लोग, कंसिडरेशन कितनी ले रहे हैं उससे, किस प्राइस पे दे रहे हैं, ये प्राइस भी निकालने का तरीका होता है, अभी आएगा तो आगे लिखना, प्राइस बताऊंगा कैसे निकालते हैं। सीलिंग ऑन क्या लिख रहा है? अगर आप होल टाइम डायरेक्टर को दे रहे हो, एमडी को दे रहे हो, मैनेजर को दे रहे हो, तो मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन होती है 11%, सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग 11% होती है मैक्सिमम। तो ये जो हम स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे वो इसका पार्ट माने जाएंगे 11% का। तो लिख लो, ये जो हम स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं वो क्या है? इस 11% का पार्ट है। पर अगर वो एम्प्लॉई होगा तो फिर तो नहीं होगा ना पार्ट, बस। और इस वाले पॉइंट में वही है, AS 26 उसने चेक किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और लास्ट वाले पॉइंट का मतलब आप बता दो मुझे। क्या मतलब है शिखा? सेबी ने या सीए इंस्टीट्यूट ने? अरे ईपीएस होता है, ईपीएस कैसे निकलता है? प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो जो कंपनी का ईपीएस है वो क्या हो जाएगा बताओ? स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने से कम हो जाएगा। कंपनी का जो इक्विटी ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो क्या हो जाएगा? स्वेट इक्विटी शेयर आने से वो कम हो जाएगा। क्या ये सब
शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? अच्छा, उनको ये बताना पड़ेगा कम हो जाएगा, पर उनको साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये आगे आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ भी जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे प्रॉफिट्स धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि जो इसने हमें वैल्यू एडिशन दी है वो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ा देगा। यस सर नो? आ गई जी बात समझ में? उसके बाद प्रमोटर की बात आ गई। तो प्रमोटर में क्या लिखा है ना, सिंपल मेजॉरिटी मतलब OR। यस और नो? और जो भी हमने यहाँ पे क्या किया है, OR या SR पास किया है, वो कितने महीने के लिए वैलिड होगा? 12 महीने के लिए। और क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है अंडर सेक्शन 102 की? तो आंसर इज यस, 102 की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट? जो रेजोल्यूशन पास हो गया ना मीटिंग में, असली में क्या है ना, वही वाली कहानी है, यही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट है। अब डेफिनेशन में तो लिख के दिया नहीं, इसलिए जब आप डायरेक्टर पढ़ोगे तो हम डायरेक्टर की डेफिनेशन को और इंटरप्रिटेशन करें तो उसके अंदर प्रमोटर इंक्लूड होता है। असली में इंटरप्रिटेशन के 2 तरीके होते हैं। हाँ भाई, एक इंटरप्रिटेशन, एक कंस्ट्रक्शन, कि लॉ के जो वर्ड लिखे उनके पीछे जाके देखना कि उसका मतलब क्या है। जैसे कुछ बच्चे डबल मीनिंग बात करते हैं, मतलब कि वो सीधी बात होती है, उसके पीछे जाके बात करते हैं, तो वही वाली कहानी। अब सुनो सबसे खतरनाक कहानी, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए आपके कंपनी लॉ का मॉड्यूल दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक इतना पढ़ा दिया ना, ये सब कुछ किस में दिया हुआ था? ये जो दिया था ये रूल में दिया हुआ था भाई, ठीक है। और इन्होंने SR वाला देखो जो दिया हुआ है, रूल 8.3 में लिखा हुआ है, ये कंपनी लॉ का मॉड्यूल है। कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए रिकॉर्डिंग देखते हुए सिक्योरिटी लॉ की, अबे सर क्या कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं, पगला गया है तू? 8.4 में क्या बता रखा है भाई? लिमिट बता रखी है कि कितने स्वेट इक्विटी शेयर एक कंपनी दे सकती है, उसकी लिमिट बता रखी है। तो क्या लिमिट है देखो, कह रहा है एक कंपनी जो है 15% से ज्यादा, क्या 15% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, या 5 करोड़, और लिखा है यहां पे 5 करोड़ वैल्यू, विच एवर इज हायर। क्या समझ में आया कि एक जो कंपनी है जो स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है, वो कितने वैल्यू के दे सकती है? 5 करोड़ के, और 15% क्या? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, विच एवर इज हायर, इससे ज़्यादा के नहीं दे सकती। तो एग्जाम में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है? लिमिट, एनुअल लिमिट है। क्या में से एनुअल लिमिट, अभी लिखना मत, क्या में से एनुअल लिमिट बोल सकता हूँ? यस। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसका क्या मतलब है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अच्छा ये तो रुक जाओ, ये क्या है? ये तो एक्सेप्शन है, ये रहने दो, ये मत पढ़ो अभी, ये मत पढ़ो अभी, ये स्टार्टअप कंपनी के लिए लॉक इन पीरियड आ गया। अच्छा ये लिखा ना, हाँ, और ये लिखा है द इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब क्या आ गया? ये ओवरऑल लिमिट आ गई। क्या ये लाइफ टाइम लिमिट आ गई कि पूरी लाइफ में 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते, स्वेट इक्विटी शेयर दे ही नहीं सकते। तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, चार्ट बनाते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो लिखो रूल। अब ये मत बोलना सर ये हमें सिक्योरिटी लॉ के मॉड्यूल में नहीं दिया। भाई मॉड्यूल में तो कई चीज़ें उन्होंने काट दी हैं, कल पेपर में डाल देंगे, फिर तुम मुझे बोलोगे, मैं रिकॉर्डिंग खोल दूंगा, देख मैंने करा दिया सर, मॉड्यूल में नहीं दिया था। भाई मैंने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन देखे, मुझे पता है ये प्रैक्टिकल भी डालते हैं सिक्योरिटी लॉ के पेपर में। तो अगर कहीं पे भी हमें सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं और कंपनी लॉ का उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, वो टॉपिक करना पड़ जाएगा, समझ गए? और वो भी मान के क्या चलते हैं, बच्चा कंपनी लॉ पढ़ चुका है। असली में इंस्टीट्यूट की अजम्पशन भी है ये, पता लगा रहा, पर हमने तो पढ़ा नहीं है भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी, तो मैक्सिमम कितने? ठीक है जी, बातें नहीं।
तो एक तरफ लिस्टेड कंपनी, अब देखो अब फंसे, आ गया ना लिस्टेड कंपनी, तो क्या कंपनी को कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा? जब लिस्टेड कंपनी के आप तो फिर देखना पड़ेगा भाई ये तो। और दूसरी तरफ कौन है? स्टार्टअप कंपनी। मैं तो कह रहा हूं स्टार्टअप कंपनी का भी कंपनी सेक्रेटरी, तो भाई ये भी देखना पड़ेगा, स्टार्टअप का है तो। लिस्टेड में दो बातें हैं, एक तरफ एनुअल लिमिट है और दूसरी तरफ ओवरऑल लिमिट है। एक तरफ एनुअल, दूसरी तरफ ओवरऑल। बताओ जी, कोई डाउट? एनुअल लिमिट क्या है भाई? टोटल स्वेट इक्विटी शेयर्स लेस देन और इक्वल टू 15% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितना? वैल्यू में, वैल्यू बोला है 5 करोड़ की, विच एवर इज हायर। और इधर आ जाओ, इधर बोला है टोटल स्वेट इक्विटी शेयर्स लेस देन और इक्वल टू 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या जो एनुअल लिमिट है वो ओवरऑल लिमिट से ज़्यादा हो सकती है? नहीं, तो आंसर इज नो, ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकते आप। बाकी स्टार्टअप का बाद में बताएंगे, अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो लेते हैं और देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। बस 10 मिनट क्लास में चाहिए, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन जबरदस्त वाला। लिखो एग्जाम्पल। रूल 8(4) के रिगार्डिंग एडजस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। कितने के हो गए टोटल? 10 करोड़ के हो गए रुपीस की टर्म में। अब आपको इसमें से क्या करना है? आपको इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक एनुअल लिमिट, एक एनुअल लिमिट निकालोगे और दूसरी ओवरऑल लिमिट निकालोगे। पहले ओवरऑल निकालो लिमिट। ओवरऑल लिमिट कितनी है? 25% है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू इतने के स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो। तो आंसर बताओ जी। एक बच्चे ने आंसर क्या बोला है? 2.5 करोड़। सीधे 10 करोड़ का कितना निकाल दिया? 25%। सीधे 10 करोड़ का 25%। इसी का दूसरा आंसर भी तो हो सकता है, हाँ जी, कि 1 करोड़ का निकाल लें हम 25%, कितना? 25 लाख। अभी आंसर नहीं बता रहा। एनुअल लिमिट देखो, एनुअल लिमिट आपको पता ही है 15% बोला हुआ है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये तो 10 करोड़ का 15% निकाल लिया, कितना आ गया?
1.5 करोड़, एक आंसर ये हो गया। दूसरा इसका आ सकता है ना 1 करोड़ का, 15 लाख। और इन दोनों को मतलब इन दोनों में से तो आंसर एक होगा, और क्या है 5 करोड़, और विच एवरेज क्या बनेगा हायर। मेरा ये कहना है, पहले तो ये बताओ ये 15 लाख सही है या 1.5 करोड़ सही है? डेढ़ करोड़ पक्का? अच्छा 15 लाख मैंने क्या निकाले, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और ये मैंने क्या निकाली है, वैल्यू, है ना? तो आएगा तो वही। अगर आप ये कह रहे हो कि आपने ये वैल्यू निकाली है तो इसको 10 से डिवाइड करके तो वही आएगा, है ना? पर अब सुनो, कहानी में ट्विस्ट डालता हूँ। क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है? क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, उसकी फेस वैल्यू तो 10 रुपये है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है, पर कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है 9 रुपये। तो कंपनी कितने रुपए का कैश ले रही होगी? 1 रुपये का। कंपनी कितने रुपए का कैश ले रही होगी? 1 रुपये का। अब ये कहानी में ट्विस्ट डल चुका है। हाँ, तो अब कितना होगा? 15 लाख होगा, क्योंकि अगर आप 1 रुपये ले लेते हो और 1 से तो 1.5 करोड़, तो ये वैसे ही नहीं जा सकता ना। नहीं समझे? मुझे पता था। बच्चे ने बोला सर ये 1.5 करोड़ है। अब ये 1.5 करोड़, पहले मैंने सिंपल पूछा कि ये 1.5 करोड़ कैसे आया? सीधे 10 करोड़ का 15%, यही तो बात है। और 10 से डिवाइड करोगे तो 15 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएंगे। अब बेटा मैं कह रहा हूं कि कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर दे रही है वो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 9 रुपए का डिस्काउंट है, तो 1 रुपये लेगी। तो अगर 1.5 करोड़ को 1 रुपये से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो 1.5 करोड़ हो जाएंगे। और शेयर ही 1 करोड़ है ना। क्या समझे? कि जब क्वेश्चन आएगा तो देखा जाए तो हमें कायदे से क्या करना है, इसका निकाला करो, जिससे कि गलती ना हो। समझे? तो ये 1.5 करोड़ को काटो, 15 लाख इतना हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो, अब 15 लाख और 5 करोड़, विच एवर इज हाइयर? 5 करोड़ हाइयर है। अच्छा 5 करोड़ ये हमारे हो गए 5 करोड़। अगर ये 10 डिवाइड करोगे तो ये भी नहीं हो पाएगा ना। अच्छा ओवरऑल लिमिट कितनी आएगी? 25 लाख की, यस और नो? और आप कहाँ जा रहे हो? 5 करोड़ में। क्या ये हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या ये 5 करोड़ हो पाएगी? मतलब मेरे कहने का मतलब एक साल में आप कितना कर सकते थे? 15 लाख और 5 करोड़, विच एवर इज हाइयर। पर क्या आपके लिए 5 करोड़ है? नहीं, आपके लिए 5 करोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ओवरऑल लिमिट है वही 25 लाख की है। आपकी जो ओवरऑल लिमिट है वही कितने की है? 25 लाख की है। आप इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते हो। तो इसका मतलब इसको पूरा ओवरऑल लिमिट क्या रिस्ट्रिक्ट लेके आना पड़ेगा। तो अगर इस साल अगर हम 15 लाख कर लें तो उसके बाद हमारे पास बैलेंस 10 लाख ही बचेगा। उसके बाद बैलेंस क्या बचेगा? 10 लाख ही बचेगा। सीधे और सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि भाई ये 5 करोड़ देख के ना कई बार बच्चे पागल हो जाते हैं कि विच एवर इज हाइयर है, चलो 5 करोड़ हो गई। वो हाइयर जो आए ना उसको किससे चेक कर लेना? ओवरऑल लिमिट से चेक कर लेना। अगर वो उसके अंदर आ रही है तो नमस्ते लंदन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो उससे भी ज़्यादा आ रही है, जैसे कि मैंने ये केस बनाया, उससे भी ज़्यादा आ रही है, तो उस केस के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना। कहाँ तक? 25 लाख तक। हाँ, एनुअल का 15 होगा और साल का 25 लाख होगा। अब 25 लाख इंटू में वो 10 रुपये का एक है, ठीक है ना? फेस वैल्यू तो 10 रुपये है। आ गई बात समझ में? तो कहानी ये कि एनुअल 15, ओवरऑल 25 लाख।
वैसे हमारी क्या बन रही थी 5 करोड़, पर 5 करोड़ तो हम बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे शेयर ही कितने हैं 1 करोड़। 5 करोड़ हम वैसे ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है जी। कहानी समझ में आई? तो ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, और बच्चे 5 करोड़ सीधे बस हवा में करके आ जाएंगे। कभी पढ़ा है ऐसे? आप समझ में आया? ऐसी मेहनत कर ली ना एक बार। अब जैसे JIGL पढ़ रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस, टैक्स पढ़ते हो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तैयारी जैसे आप कर रहे हो, लगे हुए हो, ऐसे तैयारी भी करो साथ में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लॉक इन पीरियड बता दिया था भाई 3 साल। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ इधर आ जाओ अब तो। अच्छा प्राइस का सुन लो, प्राइस की क्या कहानी है। कह रहा है द प्राइस ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल नॉट बी लेस देन एंड हायर ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? एवरेज प्राइस निकालना है, वीकली हाई और लो, क्लोजिंग प्राइस लेना है रिलेटेड टू 6 मंथ्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट, और वीकली हाई और क्लोजिंग प्राइस लेना है 2 वीक का रेलेवेंट। ये क्या कहानी है? और इफ द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंज बट कोटेड ऑन ओनली 1 स्टॉक एक्सचेंज गिवन डेट, द प्राइस ऑफ द कंसिडर। ठीक, ये पढ़ना है आपको। द शेयर इज कोटेड मोर देन 1 then the stock highest trading volume. If the shares are not quoted, then the shares are price on the next trading day shall be considered. और relevant date का मीनिंग बताया गया है 30 days prior to the journal meeting। तो इसका भी चार्ट बनाना पड़ेगा भाई, इस पॉइंट का भी चार्ट बनाना पड़ेगा। बस यही एक पॉइंट है जो टेक्निकल है, और जो पहले टेक्निकल था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। बना लो इसका भी चार्ट। कहने के लिए तो 2 पेज का चैप्टर है। आरडी, आरडी का मतलब रेलेवेंट डेट, जीएम का मतलब जर्नल मीटिंग। तुम्हारे लिए सिखा है ये, जीएम मतलब जर्नल मीटिंग, आरडी मतलब रेलेवेंट डेट, तभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पीछे कितने चले जाओ, 30 डेज चले जाओ। बोला है ना वहाँ पे 30 डेज पीछे चले जाओ, और 30 डेज पीछे जो जाओगे वो क्या मान ली जाएगी, आपकी रेलेवेंट डेट मान ली जाएगी। तो उस डेट के पीछे 6 महीने जाना है, और उसके पीछे 2 हफ्ते जाना है, 2 वीक्स। ठीक है ना? तो करना क्या है, एवरेज वीकली हाई और लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस आपको लेना है। हाई और लो आपको क्या लेना है जी, क्लोजिंग प्राइस लेना है। और इन दोनों में जो क्या होगा, इन दोनों में जो क्या होगा, हायर होगा, वो प्राइस माना जाएगा, वो प्राइस होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का। तो वीक का बता देता हूं, 2 वीक का कैसे निकालना है। मंडे से लेके फ्राइडे 5 दिन ओपन होता है। मंडे का रेट चेक करोगे। अब मंडे का जब रेट चेक करोगे तो मंडे का रेट कौन सा लेना है, क्लोज वाला। जब क्लोज हुआ था उस दिन क्या रेट था, तो मान लो उस दिन 50 रुपये रेट था। मंगलवार को जब क्लोज हुआ तो क्या रेट था, 48 था। ऐसे ही ले रहा हूँ फेक, फिर 46 था, फिर बढ़ गया 51 हो गया, फिर 53 हो गया, हो गए 5 दिन। तो इसका हाईएस्ट ले लो, कितना है, ये हाईएस्ट हो गया। इसका लोएस्ट ले लो, कितना है, दोनों को प्लस करो, कितने से डिवाइड, स्टैट्स है ना 2, स्टैट्स है ना भाई, 2 चीज लोगे तो कितने से डिवाइड करोगे,
2 से डिवाइड करोगे, एक आपके पास प्राइस आ जाएगा, एक हफ्ते का प्राइस आ जाएगा ना। फिर ऐसे ही दूसरे हफ्ते का लोगे, वो प्राइस आ जाएगा, फिर उन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड तो 2 से ही करोगे स्टैट से, वो एक प्राइस हो गया आपके पास। वो एक प्राइस यहाँ निकल जाएगा, ऐसी 6 हफ्तों का प्राइस लेके वो कर लोगे। कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ आपको बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर आता है, क्योंकि मैंने लिस्टेड कंपनी में काम किया हुआ है, हर चीज़ का सॉफ्टवेयर आता है। वो सॉफ्टवेयर लेके पेन ड्राइव में और शीट बन जाती है, वो अपने आप ही दिखा देगा कितना, मतलब वो प्राइस ही निकाल के दे देगा आपको। और बोलो, ये सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं वो कर क्या रही हैं, वो यही तो काम। जीएसटी आया, आज जीएसटी के सॉफ्टवेयर मार्केट में बिकने लग गए, कि जीएसटी का जो रिकॉर्ड करना है, फाइल करना है, ये वो सब उसके सॉफ्टवेयर बन गए। ऐसी 6 महीने वाला भी निकल जाएगा, दोनों में क्या होगा, जो हायर होगा वो प्राइस क्या होगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स का प्राइस होगा। समझ में आया या नहीं? अरे बता तो दिया, ये एवरेज का मतलब ही क्या होता है। आपके 6 पेपर है ना भाई, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो डिवाइड 6 से करके एवरेज नहीं लेते हो। तो आप कह रहे हो एवरेज किस चीज़ का ले रहे हैं, जो आपके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, ये इसका मतलब है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ ट्रेडिंग हो रही होगी, मान लो एनएससी में हो रही है आपकी ट्रेडिंग, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक एनएससी में प्राइस देख लेंगे, क्लोजिंग प्राइस क्या चल रहा था, बस उसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेने का तरीका है, ये नहीं कि एवरेज 7 से डिवाइड कर देंगे, 5 से कर देंगे, हाँ फॉर्मूला है भाई। और दूसरी बात वो कह रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके जो है एनएससी में भी हो रहे हैं, बीएससी में भी हो रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर क्या करोगे, उस टाइम पे ये चेक करना है कि जो ज़्यादा वॉल्यूम का ट्रेड है वो किस पे है, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग किस पे है, किस दिन चेक करोगे, रिकॉर्ड डेट को चेक कर लो। रेलेवेंट डेट मतलब रिकॉर्ड डेट, रेलेवेंट डेट, तो रेलेवेंट डेट को क्या कर लो, चेक कर लो कि कहाँ पे आपका हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है, वो पता लग जाता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे चल रहा है। जिस पे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस निकाल लो। और अगर क्या हो रहा है, इफ द शेयर्स आर नॉट कोटेड ऑन द गिवन डेट, अगर उस दिन कोटेड ही नहीं हुआ, मतलब ट्रेडिंग ही नहीं हुई, देन द शेयर प्राइस विल द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे शैल बी कंसीडर। उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग हो सकता है कि उस दिन आपके शेयर्स में ट्रेडिंग ही नहीं रही, जीरो ट्रेडिंग, ठीक है जी, तो उसका नेक्स्ट डे लिख लो। या कोई उस दिन क्या हो गया, कोई हॉलीडे हो गया, कुछ हो गया, कोई भी ऐसी डेट हो सकती है जिसकी वजह से भारत कोरोना वायरस के चलते तो बड़ी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, कि जी गवर्नमेंट ने उस दिन ये कर दिया था, जी ट्रैक्टर निकल आए थे, नेट ही बंद हो गया था, ठीक है। सुबह लोग कैब बुक कर रहे हो गई, कैब ही ना बुक हो रही यूपी में, और जाना कहाँ है, एयरपोर्ट, हमारे किसी रिलेटिव को जाना था, फिर हमने किसी को भेजा, किसी घर वाले आदमी, जाओ वहाँ उनके घर, अब भाई एयरपोर्ट जाना है उनको। अब ये थोड़ा ना कि वो बंदा ड्राइवर बन गया, वो तो हेल्प हो गई भाई, वो बंदा 5 बजे से लगा है, 6 बज गई, 7 बज गई, भाई कैब ही बुक ना हो, क्यों, नेट ही बंद कर दिया, तो होगी कहाँ से और अगर कोई आ जाए, कोई दिख जाए बाहर, तो वो दिख जाता है यूपी वाला, वो कहता मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। वैल्यूएशन ऑफ, ये आ गया वैल्यूएशन में, आप क्या कह रहे हो, हाँ हाँ, वो प्राइस आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स का रख लेना है कि जी ये प्राइस है। अब जैसे देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ ये क्या कर रहे हो। देखो अब आप कहोगे सर मज़ा आ गया, आपने कहा 300 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे, तो भाई पहले एक स्वेट इक्विटी शेयर का प्राइस निकालना पड़ेगा। मान लो एक का कुछ भी प्राइस आ गया, 50,000 रुपये आ गया, तो समझ गए होंगे। अब इसको डिवाइड करके वो नंबर पता लग जाएंगे, हमें नंबर ऑफ इक्विटी देने कितने वाले हैं स्वेट इक्विटी शेयर, इसीलिए निकाल रहे हैं प्राइस, क्योंकि हमें ये भी पता करना है। अच्छा, वैल्यूएशन की बात आ गई, तो वैल्यूएशन मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन कौन करेगा, मर्चेंट बैंकर करेगा, पहला आदमी। दूसरा मैंने आपको बोला था लॉ में लिखा हुआ है एंड डीम्ड फिट, और डीम्ड फिट में है कंपनी सेक्रेटरी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर सेक्शन 247, लिख लेना। आपको एग्जाम में ये सब लिख के आना होता है, अगर आप ये सब लिख के आते हो भाई साहब, चेक करने वाला खुश हो जाएगा आपसे कि भाई क्या। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सर्टिफाई करेगा, सर्टिफिकेट देगा आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगला जो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, ये रूल 8-9 में दिया है ऑलरेडी, हम लोग
कर चुके कि या तो वो डेप्रिशिएबल एसेट होगी या तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगी। डेप्रिशिएबल एसेट है तो बैलेंस शीट में दिखाओ, नॉन डेप्रिशिएबल है तो खर्चा दिखाओ पीएनएल अकाउंट। उसके बाद प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग, तो क्या मतलब है इसका? अरे जब वो जनरल मीटिंग हो रही होगी, इमेजिन करो कि हमने वो नोटिस दिया था जनरल मीटिंग हो रही है, तो अब उस जनरल मीटिंग को कौन सब कुछ बताएगा? ऑडिटर बताएगा मैंने सर्टिफाई किया है तो कैसे? उसके सारे क्वेश्चन के जवाब शेयर होल्डर के, कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो पूछते हैं भाई कौन किसको जवाब देना है, ऑडिटर को देना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी मजे लेगा बैठ के हैं। सर्टिफिकेट इस बात का इशू हो रहा है कि जो ये प्राइस निकाला गया है ये सही निकाला गया है, इसमें कोई झोल नहीं है, कोई गोलमाल नहीं है, क्योंकि इसमें AS 26 भी यूज होना है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें जो सीखते हैं हम लोग, अभी है ही नहीं वो सिलेबस में। सीलिंग लिमिट तो बता ही दिया 11%, 11% की सीलिंग लिमिट है ना बेटा नेट प्रॉफिट के, कि इससे ज्यादा आप मैनेजियल रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। एंड स्वेट इक्विटी शेयर इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजियल रेम्यूनरेशन। ये तो आपको इसके लिए सेक्शन 197 पढ़ना पड़ेगा। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि जो हमारी कंपनी का मैनेजर है, जो हमारी कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है या MD है, उसको हम मैक्सिमम इन सबको मिला के 11% प्रॉफिट से ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे ही नहीं सकते, 11% नेट प्रॉफिट से ज़्यादा। तो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं वो वैल्यू भी इसी का पार्ट मानी जाती है। हम 11% नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और इधर स्वेट इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर मुकेश अंबानी MD है, उसकी सैलरी निकाल लेंगे और इधर स्वेट इक्विटी शेयर भी मिल रहे हैं मान लो उसको, दोनों को प्लस कर देंगे और इधर 11% जो आया है वो भी चेक कर लेंगे कहीं क्रॉस तो नहीं हो रहा, क्रॉस नहीं होना चाहिए। छोटा सा चार्ट इसका देखो ऐसे बना देते हैं। अब आपने डिमांड की है तो आपकी डिमांड तो करेंगे पूरी। लो चार्ट लो भाई साहब, खतर लिखो ऊपर सेक्शन 197। अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स shall be treated as a part of managerial remuneration, comma if following conditions are satisfied। अच्छा प्लस है, हाँ मतलब ये जो दो कंडीशन दी है इसमें बीच में प्लस है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू किए हैं? किसको इशू किए हैं? एम्प्लॉय को, ओ गलत, डायरेक्टर को और मैनेजर को। डायरेक्टर में आपका होल टाइम डायरेक्टर और वो आ जाएगा MD, और इधर मैनेजर आ गया। MD अलग, एक कंपनी में MD और मैनेजर दोनों हो सकते हैं? नो, ठीक है। और प्लस दे इशू फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। तो जो उसने दिया है हम उसे क्या मान रहे हैं? क्या हम उसे एसेट मान रहे हैं? जो हमारे डायरेक्टर ने हमें दिया है क्या हम उसे एसेट मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उसने हमें दिया है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? अवार्ड है। अब ये अवार्ड हमें मिल गया, आपने सुना होगा ICSI देता है ये अवार्ड कंपनीज को।
जिनको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि इन कंपनीज ने लॉ का सही कंप्लाइंस किया है। तो जिन कंपनीज को क्या मिलता है, जिन कंपनीज को ये अवार्ड मिलता है उनकी इमेज अच्छी हो जाती है मार्केट में। तो क्या उसके बदले उस डायरेक्टर को कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्या वो एसेट माना जाएगा? आंसर इज नो, वो एसेट नहीं माना जाएगा। तो अगर वो एसेट नहीं माना जाएगा तो क्या हम उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे? नो, हम उसे बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाएंगे। फिर क्या हम उसे खर्चा मानेंगे? यस। तो उसे कहाँ शो करेंगे? पीएनएल अकाउंट में। तो हम उसे खर्चा मानेंगे और वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। इसकी एक खतरनाक इंटरप्रिटेशन निकल के आई कि अगर डायरेक्टर क्या दे दे, वो चीज़ दे दे जो क्या हो, एसेट हो। अगर डायरेक्टर वो चीज़ दे दे जो एसेट हो, फिर क्या वो 11% नेट प्रॉफिट में काउंट होगी? तो आंसर इज नो। कौन सा काउंट हो रहा है 11% नेट प्रॉफिट में? हाँ जी, जो एसेट बोलो नहीं है। देखो कितनी खतरनाक चीज़ होगी। अब आप पढ़ के देख लो इंटरप्रिटेशन, अब आप पढ़ के देख लो इंटरप्रिटेशन। ये तो आप जाके पूछोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ये भाई ये क्या हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। दस मिनट का चैप्टर था ये, 10 मिनट का। मतलब अगर ख़त्म ऐसे ही कराना हो, बस इंग्लिश की हिंदी करनी है, ढंग से पढ़ के करना हो ना भाई तो टाइम लगेगा। हाँ, पर अगर एसेट हुई तो अब वो दे दे भाई आईपीआर और वो डेप्रीशिएबल, फिर क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर डायरेक्टर ने जो दिया है वो कॉपीराइट है, पेटेंट है, डेप्रीशिएबल एसेट है, फिर क्या करोगे? फिर मानोगे उसे 11% नेट प्रॉफिट का पार्ट? मानोगे या नहीं? मानोगे या नहीं? जो आपके मन में आ रहा है बोल दो। क्या जा रहा है मेरा थोड़ी ना कुछ जा रहा है भाई। नहीं मानेंगे, लिखा नहीं मैंने इधर। ऐसी एनालिसिस नहीं करते। वो क्या होता है, प्रगति आपको सिंपल पढ़ा देते हैं, आप सिंपल याद हो जाता है, आप खुश हो जाते हो। इतना कोई दिमाग का लोचा करवा देना केमिकल, तो आप भी कहते हो टीचर बेकार पढ़ा रहा है। ये कहानी। पर अब आपको पता लग गया है कि पढ़ाई, हाँ जी, ऐसे ही होती है। बाकी ये तो आपको पता ही है, लॉक इन पीरियड 3 साल। उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो लिस्टिंग की पढ़ रहे थे, लिस्टेड कंपनी के लिए पढ़ रहे थे हम लोग। एप्लीकेबिलिटी, क्या टेक ओवर कोड लग सकता है? सेबी टेक ओवर कोड, यस, चेक करना पड़ेगा। सेबी टेक ओवर कोड लग रहा है, नहीं लग रहा? पता है कैसे लगता है सेबी टेक ओवर कोड? आपके पास पहले से कंपनी के 3% शेयर हैं, स्वेट इक्विटी शेयर में 2% और मिल गए, तो कितने हो गए? 5%। लग गया आपके ऊपर टेक ओवर कोड। या 26% का टेक ओवर कोड लगता है, आपके पास पहले से 24% थे, तो 2 और मिले ना स्वेट इक्विटी, 2 और, तो कितना हो गया? 26। तो जैसे ही वो 26% ट्रिगर पॉइंट बोलते, जैसे ही टकराएगा ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब भाई साहब डोल बजाना पड़ेगा, पूरे जितने भी पब्लिक है सबको बताना पड़ेगा कि इस कंपनी में मेरा 26% हो गया है और मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ। ये 2% जो है ना ये आपका, ये तो ठीक है, पर इसके अलावा मैं कितने मार्केट में 25% और मैंडेटरी देना पड़ता है और एक प्राइस बताना पड़ेगा। सही कह रहे हो, चलो बोले तो सही कि समझ में नहीं आ रहा। भाई ये जो पॉइंट है ना, बताऊं या नहीं बताऊं? अभी कह रहे बता दो, वहां समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप 26% टच कर गए मुकेश अंबानी की कंपनी का, किसी भी, पहले तो कर नहीं पाओगे ना आप, ना मैं, ना कोई और। इतनी आसान है। हाँ, ये लिमिट है, पहले से सेट है। 26% टच करते ही पब्लिक अनाउंसमेंट देनी होती है। मतलब कि पूरी पब्लिक को बताना पड़ता है कि मैं इस कंपनी के 26% शेयर टच कर रहा हूं, तो इसलिए मैं पब्लिक अनाउंसमेंट दे रहा हूं। कितने के लिए? 25% शेयर्स के लिए। 25% शेयर्स के लिए भाई साहब।
अब वैसे उसमें अलग अलग लिमिट लिखी है, 15% भी है, 10 भी है, जो भी है। मान लो चलो 15% के लिए देनी है आपको, तो साथ में आपको प्राइस भी बताना पड़ेगा, किस प्राइस पे शेयर खरीदूंगा। अब मुझे बताओ, मार्केट में 700 रुपये प्राइस है और आपको कि मैं 600 में खरीदूंगा, तो कोई देगा? आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बोलो क्यों? वहां जो प्राइस निकलेगा ना, वो आपकी मर्जी से नहीं निकलेगा, वो भी हम निकालेंगे। वो भी टेक ओवर कोड के अंदर बता रखा है, प्राइस जो निकलेगा वो इस प्राइस पे आपको बोलना पड़ेगा। तो कहानी कुछ समझ में आ रही है? कहानी क्या समझ में आ रही है? आप 2% टच नहीं कर पाओगे। किस वजह से? क्योंकि आप कह रहे हो मैं 26% टच करने के बाद पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं देना चाहता। मैंने क्या बोला? ढोल बजाओ। मतलब एक आदमी है, वो शादी तो करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है एक लड़की से या लड़की लड़के से, पर कह रही बताऊंगी नहीं किसी को, चोरी छुपे करूंगी। कर नहीं सकती भाई। क्यों? उसे पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब समझ गए? जिसे हिंदुस्तान जानता होगा, तुम कर भी लोगे तो भी पता लग जाएगा। मतलब वैसी बात कर रहा हूं। कहीं पे मैंने सुना कि अनुष्का के बेबी होने वाला है, तो मेरी और मेरी वाइफ की बात हो रही थी कि यार अनुष्का के बेबी हो रहा है तो लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? बेबी उसके हो रहा है, सब कुछ वहां होना है, तुम्हें क्या हो रहा है? मेरे तो मतलब न्यूज में खबरें आ रही हैं, कहीं टीवी में बात करो, विराट कोहली की तो वो छुट्टी पे गया है तो इसलिए गया है। अबे ये क्या ड्रामा है? मतलब मैरिज हो गई तो क्या बच्चे नहीं होंगे? कैसी बातें करती हैं। तो मैं ये सोच रहा कभी कभी दुनिया मतलब किसी की लाइफ में क्यों घुसने की कोशिश करती है। मेरा ये मानना है, आप यहाँ क्लास में बैठे हो ठीक है भाई, जब तक मैं आपका टीचर हूँ, बाहर है तो हम दोनों दोस्त हैं या जो भी है, मतलब फिर क्या है उसमें? या आपने मुझे देख लिया, आप भाई गोली की तरह गायब। मैं क्या हो गया भाई ऐसा? एक बार मैं मेट्रो से आ रहा था तो एक लड़के ने मेरे को देख लिया, भाई वो गायब वहां से। मैं ये क्या है? एक लड़की ने देखा तो वो मेरे पास आ गई, सर मेट्रो से जा रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई आज मेट्रो से जा रहा हूं। मैं क्यों जा नहीं सकता? अच्छा मैंने ये देखा लड़के भाग लेते हैं, कई बार लड़कियां भी भाग सकती हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, पर भागने वाली ऐसी क्या बात है? और लास्ट पॉइंट तो आप पढ़ के देख सकते हो क्या कहानी है। लास्ट पॉइंट क्या है? हाँ ये नए वाले में दिया है इन्होंने, ये दे देंगे पेपर में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अच्छा है आपने बता दिया, जो नए वाले में नहीं है और मतलब पुराने वाले में नहीं है और नए वाले में आया है तो वो इंपॉर्टेंट है भाई। ओहो रुक जाओ, एक चीज़ तो रह ही गई। सर क्या रह गई? नालायकों, हम इतने जोश में रहते हैं पढ़ने में कि जो वो स्टार्टअप का तो मैंने लिखा ही नहीं, कितना है ये। और सुनो ये पक्का आएगा इस बार कंपनी लॉ के पेपर में। बोलो क्यों आएगा? हाँ आना कंपनी लॉ में, इसमें नहीं आना। ये टोटल इक्विटी शेयर, ओ सॉरी स्वेट इक्विटी शेयर्स लेस देन और इक्वल टू 50% बोला गया यहाँ पे वही। और यहाँ पे पेड अप कैपिटल है, हाँ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, पेड अप कैपिटल है। और पहले ये होता था 5 साल, लिख के काट देना, क्या नाम है शिखा, अब 10 साल हो गया बेटा, लिख के काट देना, अब 10 साल हो गए। पेड अप कैपिटल है, अब पेड अप कैपिटल, यहाँ पे पेड अप कैपिटल है स्टार्टअप के लिए। हाँ यही तो मैं सोच रहा था, कोई पूछ क्यों नहीं रहा ये 10 साल क्या है? क्या है ये 10 साल? ये मैंने कटवा दिया था ना, देखो क्या लिखा है ये 10 साल, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और लिखा है ये, और 10 साल ये लिखा। क्या है 10 साल? 10 साल के लिए 50% की लिमिट लगा दी, बाकी ऊपर वालों के लिए कोई वो नहीं है। अच्छा एक तरीके से बेनिफिट है इनको, ठीक है ना ये कहानी। अब ये आ जाओ, ये जो नया आया है ये पेपर में आएगा भाई। कौन है शिखा, पढ़ दोगे बेटा?
चलो ऐसा करना, घर जाके पढ़ ले, मैं बताता हूँ कहानी क्या है। क्या हुआ कि बोला गया कि भाई भाई अगर सेबी को लगा exempt any person or class of person from the operation of all or the provision of these regulation, अगर सेबी को लगा कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं या ये जो डायरेक्टर हैं, कुछ ऐसा हो गया भाई, मान लो कोविड चल रहा है भाई साहब, कुछ एम्प्लॉय और डायरेक्टर ने ऐसा कर दिया कमाल कि भाई मतलब जो कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हो रहा था 2 महीने से, ऐसा लग रहा था कि कंपनी तो अब बंद करनी पड़ जाएगी। मतलब जैसे वही हो गया ना, आपके पेपर आने वाले थे भाई, आपको ऐसा लग रहा था अब तो क्या होने वाला है, फेल होने वाला हूं। पर आपके कुछ दिनों में आपके पास, मतलब मेरी आपने रिकॉर्डेड क्लास ले ली, पढ़ने लग गए, 15 कुछ दिनों में ऐसा हुआ, क्योंकि आपने जब पढ़ाई की, मैंने पहले ही बोला आपको, मैंने कहा जब 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उन 4 चैप्टर के पेपर के क्वेश्चन देखियो। आपने क्वेश्चन देखे, अबे इतने इजी क्वेश्चन, आपने कहा ये तो बहुत इजी है, आसान है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही नहीं हुआ, अरे अब तो नंबर आ जाएंगे। अच्छा वो 4 चैप्टर कितने के बन रहे थे, मान लो 20-25 नंबर के। अब मैंने कहा था न्यूमेरिकल उधर 20 के 20, तो 20-25 और 20 में 45-50 तक पहुंच गया तो बच्चा खुशी हो जाता है। तो एक कॉन्फिडेंस, तो वही वाली कहानी है कि अगर कुछ ऐसा कर दिया एम्प्लॉय या डायरेक्टर ने, तो सेबी चाहे तो क्या कर देगा कि भाई ये जो रेगुलेशन है एग्जम्प्ट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, पर कितने टाइम के लिए एग्जम्प्ट करवा सकता है, 12 मंथ्स के लिए। मतलब कि एक बार फ्री हो जाएंगे 1 साल के लिए कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं कंप्लाई करना, दे दो बस, काम ही ऐसा किया इन्होंने, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है कि आपकी आंसर शीट पढ़ के ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ाकू बच्चे ने पेपर दिया, तो इसलिए स्टार्टिंग के 7-8 पन्ने बड़े अच्छे होने चाहिए। तो वो भी तरीका बताऊंगा आपको। बाकी इन्होंने भी अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है ना। तो आप जो बच्चा ना पास होता है यार, उसको ज़्यादा चीज़ें पता होती है, और जो रिसेंट पास होते हैं उनको और ज़्यादा पता होता है, बच्चे उनकी सुनते भी हैं। टीचर तो बच्चे कहते हैं डेली बोलता है। लॉक इन पीरियड नहीं, सब कुछ एग्जम्प्ट करवा सकता है, सब कुछ। वो तो अब देखना पड़ेगा कि सेबी क्या चीजें एग्जम्प्ट करता है उसमें वो। हाँ, ये सेबी की इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2002 हट जाएगी, पर देखना पड़ेगा कि सेबी कहाँ का रिलैक्सेशन दे रहा है। जरूरी नहीं कि वो सारे में रिलैक्सेशन दे, क्योंकि जैसा इन्होंने पूछा लॉक इन पीरियड, तो जरूरी नहीं कि वो लॉक इन पीरियड के लिए रिलैक्सेशन दे दे, वो कहीं नहीं, लॉक इन में रखना पड़ेगा, पर 3 मत रखो, 1 साल रख लो, 2 रख लो, कुछ भी कर सकता है ना वो। अब मुझे क्या पता क्या करेगा, मैं सेबी नहीं, मैं रिलैक्सेशन नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो ये एक पावर दे दी गई है, और ये चैप्टर हो गया ख़त्म। इसमें ना ये भी मार्क कर लेना, मैं बताता हूँ क्या क्या है। जैसे एक ये पॉइंट पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट है लॉक इन का था, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारे पॉइंट पढ़ना, एसआर वैल्यूअर, ये तो सारे पॉइंट पढ़ा करो, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी पेपर के क्वेश्चन आप जाके देखना। बाकी अभी थोड़ा सा ब्रेक है, और फिर हम आज ईबीसीएल में एक नया एक्ट करेंगे।